नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो कि 60 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 4 खंड हैं: खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड का, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। बच्चों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं: पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। बचपन में बालक का मन अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उसका मन शीशे की तरह स्वच्छ होता है, दूसरे की संगति में उनके कार्यों का अनुकरण करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ते जाते हैं, और यदि उसकी संगति बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर अच्छे, चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुसंगति का प्रभाव अधिक तीव्रता के साथ होता है। झूठे और स्वार्थी व्यक्ति दूसरों पर अपना दुष्प्रभाव डालने का भरसक प्रयास करते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। मैं इस गद्यांश को हल कर चुका हूँ। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। बचपन में बालक का मन होता है अबोध, निश्चल, शीशे की तरह स्वच्छ, सभी प्रकार का। तो गद्यांश के आधार पर सही उत्तर है अबोध। अगला प्रश्न, हमें कैसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए? चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, सज्जन। सही उत्तर है ये सभी। हमें कैसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए? दुर्जन यानी दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। रामायण नामक ग्रंथ किसके विषय में है? भगवान श्री राम के विषय में। इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही ऑप्शन है पहला, हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। पेपर का खंड ख, प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 में एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। गद्यांश नीलकंठ पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। मोर के सर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धुति झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूपछाई तरंगें उठने गिरने लगीं, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। मोर के सिर की कलगी कैसी थी? मोर के सिर की कलगी कैसी थी? तो सघन, ऊंची तथा चमकीली। मोर की चोंच कैसी थी? मोर की चोंच बंकिम
बंकिम और पैनी, बंकिम और पैनी। मोर की ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन की क्या विशेषता थी? तो मोर की ग्रीवा कैसी थी? लंबी, लंबी और नील हरित, नील हरित यानी नीली और हरी। द्युति, द्युति शब्द का अर्थ क्या है? तो द्युति शब्द का अर्थ होता है चमक, चमक, कांति। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश को किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक लेखिका का नाम भी लिखिए? तो यह गद्यांश नीलकंठ, नीलकंठ पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। कौन है लेखिका? महादेवी वर्मा। तीसरा प्रश्न, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए, 5 अंक के। गद्यांश भोर और बरखा पाठ से लिया गया है, जो कि पद हैं मीराबाई के। जागो वंशी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले के बारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखबारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। बहुत ही सुंदर पद्यांश जो कि भोर और बरखा, भोर और बरखा से लिया गया है, जिसकी कवयित्री मीराबाई हैं। पद्यांश में किस समय की बात की गई है? तो पद्यांश में सुबह के समय की बात की गई है। कृष्ण को जगाने हेतु कौन कौन द्वार पर खड़ा है? तो कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर सुर नर और ग्वाल बाल खड़े हुए हैं। ग्वाल बालों के हाथ में क्या है, क्या था? तो ग्वाल बालों के हाथ में माखन, माखन और रोटी थी। ग्वाल बालों के हाथ में माखन रोटी थी। अगला, पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? कवि कवयित्री का नाम भी बताइए। तो पद्यांश भोर, भोर और बरखा, भोर और बरखा पाठ से लिया गया है। कवयित्री का नाम है मीराबाई। कोलाहल शब्द का अर्थ लिखिए। तो कोलाहल शब्द का अर्थ है शोर, शोर। अगला चौथा प्रश्न, कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के। पहला, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? नहीं यहाँ पर कट गया है, क्यों नहीं रहना चाहते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहते हैं, वह आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। अगला, पाठ के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका तात्पर्य है पक्षी या तो क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या फिर उड़ते उड़ते थककर चकनाचूर हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उड़ते उड़ते। आँखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? पाठ के आधार पर लिखिए। तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की यह दशा हुई, उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, उसे कष्ट होने लगा, वह परेशान होने लगा। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? पाठ के आधार पर लिखिए। तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसको फूंक मारकर गर्म किया और घमंडी की आँख को सेका, जिससे उसको राहत मिली। अगला प्रश्न, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? पाठ के आधार पर बताइए। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उसके प्रभु श्री कृष्ण
उससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मीरा को सावन मन भावन लगने लगा। अगला 5वां, जिसमें कोई भी 4 प्रश्न करने हैं, 2-2 अंक के। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि नदियाँ माँ की तरह हमारी प्यास बुझाती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, उनका पानी पीने, नहाने एवं फसलों की सिंचाई के काम आता है। सभी जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने पेड़ पौधों, हरी भरी घाटियों, पर्वतों, जंगलों, नदियों और झरनों की प्रशंसा की है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? पाठ के आधार पर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी खास स्थान विशेष यानी क्षेत्र विशेष में पकाया और बनाया जाने वाला खान पान यानी व्यंजन। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? पाठ के आधार पर बताइए। तो मोर मोरनी के नाम इस आधार पर रखे गए, गर्दन नीली होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ एवं छाया की तरह नीलकंठ के साथ रहने वाली छाया की तरह नीलकंठ के साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो पाठ के इन प्रसंगों से हमें पता चलता है जब वीर कुंवर सिंह ने गोली लगने पर गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसलिए अपनी भुजा को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। इससे उनके साहसी एवं वीर होने का पता चलता है। स्कूल के लिए ज़मीन दान करना एवं इसी तरह के उदारतापूर्वक कार्य करने से उनकी उदारता का, उनके उदार होने का पता चलता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला पेपर का खंड ग, 6ठा प्रश्न कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2-2 अंक के 5 प्रश्न, 10 अंक के। महाराजा पांडु की कितनी रानियां थीं? उनके नाम लिखिए। महाराजा पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। देवव्रत किसकी संतान थे? देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? लिखिए। देवव्रत गंगा और महाराजा शांतनु के पुत्र थे। आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती से महाराज शांतनु को कितने पुत्र प्राप्त हुए? नाम भी लिखिए। सत्यवती से महाराज शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उत्तरा कौन थी? उत्तरा ने किसे जन्म दिया? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया, जो आगे चल कर के प्रतापी राजा हुए। स्वयंवर क्या होता है? द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो स्वयंवर अपना वर स्वयं चुनना स्वयंवर कहलाता है। और द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी कि नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना शर्त थी, जो कि अर्जुन ने करके दिखाया। युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए थे? तो युधिष्ठिर चौसर के खेल में धन दौलत, राजपाट, हाथी घोड़े, यहाँ तक के भाइयों और द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया था, हार गए थे। पेपर का खंड घ, जिसमें व्याकरण से संबंधित है। 7वां प्रश्न, मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। घमंड से ऐंठना, अर्थ है बहुत ज़्यादा घमंड करना। कमर तोड़ महंगाई। अच्छा, वाक्य प्रयोग भी करने हैं। तो घमंड से ऐंठना, सोहन को देखो, सोहन को देखिए किस तरह से ऐंठता रहता है बिना बात। कमर तोड़ महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई। वाक्य, इस कमर तोड़ महंगाई ने गरीब लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। कुल शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कुल का एक अर्थ योग और दूसरा अर्थ हो जाएगा वंश। वाक्य इस तरह से बना सकते हैं। कुलदीप ने कुल मिलाकर अपने कुल की लाज रख ली। इस तरह से। अगला है थोड़ा थोड़ा एवं बड़ी बड़ी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने। तो थोड़ा थोड़ा से इस तरह से वाक्य
बन जाएगा, मुझे उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बड़ी बड़ी से सफलता बड़ी बड़ी बातें बनाने से नहीं बल्कि परिश्रम करने से मिलती है। राम सुंदर लड़का है, वाक्य में विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विशेषण है सुंदर, सुंदर विशेषण है। मोहन लाल पतंग उड़ाने गया और उसने आकर मीठा आम खाया। रेखांकित शब्दों में विशेषण और विशेष पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो विशेषण है लाल और विशेष्य पतंग। ऐसे ही मीठा विशेषण है, आम विशेष्य है। अगला, आना प्रत्यय से कोई 4 शब्द बनाइए। तो कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं आना प्रत्यय से। घबराना, चकराना, इस तरह से। सु एवं स उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। तो सु से हो जाएगा सुखद, सु से सुखद, और सा से सफल, सफल सुखद, इस तरह से। द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो द्वंद्व समास के 2 उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं। माता पिता, दिन रात, नाना नानी, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पेपर का खंड घ, जिसमें यहाँ निबंध गलत छप गया है, अनुच्छेद लेखन होना चाहिए, अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का है। 3 टॉपिक हैं, 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।